कि अगले 1 साल में मैं अपना फुल 100% दे के पूरी तैयारी करूँगा, कि फिर मुझे बाद में ये रिलेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने 100% नहीं दिया था। और उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है फिर मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, किसी चीज़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप जब दे रहे हो, जब पढ़ रहे हो, उस 1 साल में आप पूरे मेहनत से करो, कि बाद में आपको खुद से ये ना लगे कि नहीं मैंने थोड़ा सा कमी कर दी थी। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। इसी हौसले को जी कर दिखाया है विजय मिश्रा जी ने, जिन्होंने लॉकडाउन जैसे, कोरोना जैसे ट्रैजिक पीरियड में, जिसमें सबकी जॉब चली गई थी, फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज आने के बावजूद, उसी पीरियड में एसएससी सीजिल, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को क्वालिफाई किया। Hello guys, I am Parneet Kaur and I teach English for SSC category on an academy. Let's welcome विजय मिश्रा, जिन्होंने एक ही साल में IBPS PO, SBI PO और साथ में सीजिल क्वालिफाई किया। तो हेलो विजय मिश्रा जी, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, एंड आई एम वेरी फाइन। एंड कंग्रेचुलेशंस आपको इतनी बेहतरीन सक्सेस के लिए, कि एक ही टाइम पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है, पीओ एग्जाम्स एंड सीजिल एग्जाम दोनों आपने क्वालिफाई किया। कंग्रेचुलेशंस एंड रियली ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच मैम। कैसे आपको मतलब लग रहा है, जैसे आप अभी आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है? हाँ मैम, मेरी क्या है कि एसबीआई पीओ की ज्वाइनिंग आ गई थी, जिसमें मैं अभी सर्व भी कर रहा हूँ एसबीआई में। और आईबीपीएस पीओ की मेरी ज्वाइनिंग आई थी, उसमें मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। और उसके बाद एसएससी सीजीएल का अभी 2019 का प्रोसेस ड्यू है, सब कुछ हो चुका है, बट फाइनल रिजल्ट अवेटिंग है। ओके ग्रेट। तो मींस आप अभी भी वर्क कर रहे हैं अभी? हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस है बैंकिंग में? मैम इट हैज़ बीन लगभग 8 months नाउ। और अभी तक एक्सपीरियंस सो फार गुड है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, लाइक कि हम बैंक में जाएंगे, वी विल बी ट्रीटेड एज ऑफिसर्स, और हम वहाँ पे लोन का काम देखेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें लगभग होते हुए दिख रही हैं कि हाँ यू गेट रिस्पेक्ट, यू गेट अ लॉट ऑफ मतलब और सैलरी मेन चीज़ जो सबसे पहले वो रहती है कि पैसे के क्रंचिंग रहती है। तो उसके बाद अब तो ठीक है, सैलरी आती रहती है, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है। तो इट्स ऑल गुड नाउ, टिल नाउ, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नाइस नाइस। तो विजय, आपने मतलब आपका बैकग्राउंड क्या, आपने कहाँ से स्टडीज़ की है आपने, थोड़ा सा? मैम एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ प्रयागराज से। और प्रयागराज तक लगभग मेरा 12th मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं कॉलेज करने गया था, एचबीडीआई कानपुर से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है। अपना बीटेक मैंने वहाँ से किया है। सो आफ्टर बीटेक मैं प्रिपरेशन में लग गया था, थोड़ा बहुत मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की थी। फिर वहाँ पे हार्ड लक नहीं रहा वहाँ पे। उसके बाद मैं इधर शिफ्ट हो गया था एसएससी सीजिएल की प्रिपरेशन में। फिर मैं सीजिएल की करता रहा, एंड अलॉन्ग ही वे तो मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि सीजिएल बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एज वी कैन सी कि अभी 18 का अभी ज्वाइनिंग नहीं आया है, 19 का मेरा खुद चल रहा है। तो फिर आई थॉट कि थोड़ा सा, अगर क्योंकि घर में थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम्स थी, तो आई थॉट कि अभी बैंकिंग सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। आई विल टेक द जॉब देयर फॉर सम टाइम, और उसके बाद देखा जाएगा। देन आई स्टार्टेड टेकिंग एग्जामिनेशंस ऑफ आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले जो मेरी जर्नी एग्ज़ाम की होती है, मैंने सीजिएल का 2018 वाला एग्ज़ाम दिया था। तो उसका प्री हो गया था, बट मेंस में क्या हुआ था कि मेंस में मेरा इंग्लिश का पेपर छूट गया था एक्चुअली। और सेंटर पे हाँ मैंने मैथ्स का पेपर दे दिया था, बट इंग्लिश का पेपर जब मैं देने गया तो सिर्फ मैं 5 मिनट लेट हो गया था, एंड दे डिडंट अलाउ। और फिर उसके बाद फिर वहाँ पे मेरा बहुत मतलब परेशान हो गया था मैं कि ऑब्वियसली इसके लिए आप प्रिपेयर करो, फिर आप एग्जाम मेंस का वो भी मेंस का सिर्फ 5 मिनट के अंदर से। तो उसके जस्ट बाद फिर मैंने आईबीपीएस पीओ का दिया, एंड आई वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड। वो हो भी गया था, प्री हो गया, मींस हो गया, और उसका मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उसके बाद फिर उसी के पैरेलल मेरा एसएससी सीजीएल का 19 का स्टार्ट हो गया था। तो वो सब कुछ मार्च में चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग प्रीटी फाइन, और मैं सोच रहा था कि चलो अब इस बार तो जॉब हो जाएगी। फिर उसके बाद आ गया कोरोना, और कोरोना के इश्यूज़ के बाद क्या हुआ कि जैसे ही कोरोना आया सब कुछ बंद हो गया था। तो मैं ना वैसे अपने मतलब
अपने मतलब बेसिक खर्चे के लिए मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाया करता था। नोएडा में मैं रहता था। क्योंकि मैंने ठाना था कि जो है चलो कॉलेज हो गया, अब घर वालों से पैसे नहीं लेने, अभी खुद से करना है। और ट्यूशन मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि ट्यूशन में क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में इतना कमा लोगे कि अपना काम हो जाएगा और साथ ही साथ आप पूरी तैयारी वगैरह भी कर सकते हो। तो मुझे वो बेस्ट लगा। तो मैंने नोएडा में 2-3 ट्यूशन पकड़ लिए, तो उससे मेरा काम हो जाता था। बट जैसे ही कोरोना आया तो सब कुछ बंद हो गया, तो फिर मार्च में मेरे ट्यूशन बंद हो गए। तो फिलहाल 1-2 महीने चल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर फाइनेंशियल क्रंचिंग स्टार्ट हो गई। मीनवाइल पापा की भी जॉब जो है चली गई थी, वहाँ पे पापा काम छूट गया था। तो फिर वही दिक्कतें होने लगी। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है, अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, IPS PO का रिजल्ट आएगा, बिकॉज मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा। बट 28 मई को जब रिजल्ट आया तो उस दिन मम्मी को जब मैंने फ़ोन किया तो मम्मी मेरी रोने लगी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर में निकल जाएगा। बट उस दिन हुआ नहीं था फाइनली। फिर लेकिन ठीक है, उस दिन मैंने बैठा, फिर मैंने एनालाइज़ किया कि चल क्या रहा है। पिछले 1 साल से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कभी कुछ भी दे रहा हूँ और निकल भी नहीं रहा। देन आई थॉट कि अगर अब मैं कोई एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि दिमाग में था कि चलो अब कोई भी वैकेंसी आए, क्योंकि उस समय सब कुछ इतनी अनसर्टेन सी चीज़ें, तो पता भी नहीं था वैकेंसी आएगी भी नहीं आएगी। बट देन आई थॉट कि अगर कोई वैकेंसी आई और जो भी मैंने फॉर्म भरूंगा मैं सारे निकाल के छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद ही जुलाई में क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हो गई कि CGL का मेंस होगा, SBI PO होगा, सब कुछ होगा। एंड देन आई जॉइन द लाइब्रेरी। और उसके बाद से जो मैंने सारे एग्जाम दिए ना सारे निकाले मैंने। SBI PO हो गया, फिर मैंने IPS PO दिया, फिर मेरा वो निकल गया था, फिर मैंने CGL दिया, मेरा वो निकल गया। तो फिर लगा कि हाँ, अगर आप अपने को बिलीव करते हो, जो आपने हार्डवर्क किया है वो आपका वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। नाइस। तो जैसे आपने कहा कि आपने UPSC की प्रिपरेशन की, फिर आपका IPS, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने जो देखा है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जैसे बात करती हूँ, तो कई स्टूडेंट्स फेलियर्स में टूट जाते हैं या फिर वो एक होप छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स है, बहुत अनसर्टन है, ये है वो। तो आपको भी लगा होगा कि या नहीं लगा आपने, मतलब कैसे फेलियर से अपने आप को एक हार्डवर्क में लेके जाना सबके में नहीं होता, सब लोग नहीं कर पाते। तो आप क्या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे, फेलियर्स कैसे आप डील किए फेलियर से? देखिए, फेलियर्स तो स्टार्टिंग फ्रॉम UPSC मैंने बहुत देखे हैं। 1-1.5 साल के अंदर अगर देखा जाए, कॉलेज के 1.5 साल 2 साल के बाद UPSC में नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक वो दिया था, IB का इंटरव्यू दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने CGL का पेपर छूट गया, फिर IPS PO में फाइनल में ना होना। तो फेलियर्स तो आपको हमेशा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ये बिलीव था कि चलो ठीक है। और दूसरा, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हमेशा आपको ना अपने आप को एक टारगेट देकर पढ़ाई करनी चाहिए। जब कोरोना में ये सब हो गया तो फिर मैंने ये भी सोच लिया था कि कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, मैं क्यों अपना फालतू में एफर्ट डाल रहा हूँ, हो तो मैं इसके लिए ना बनाऊँ। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं अपने आप को एक काम करता हूँ, टाइम देता हूँ कि अगले 1 साल में मैं अपना फुल 100% दे के पूरी तैयारी करूँगा, कि फिर मुझे बाद में ये रिलेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने 100% नहीं दिया था। और उसके बाद भी अगर एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, फिर मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, किसी चीज़ को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप जब दे रहे हो, जब पढ़ रहे हो, उस 1 साल में आप पूरे मेहनत से करो, कि बाद में आपको खुद से ये ना लगे कि नहीं मैंने थोड़ा सा कमी कर दी थी। तो ये चीज़ से मैं हमेशा इंस्पायर हुआ हूँ कि जब भी आप पढ़ो तो उसमें आप अपना 100% होता है। ग्रेट। तो जैसे आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग की, फिर आपने UPSC, फिर मतलब तीनों अपने आप में बहुत अलग स्ट्रीम है एक तरह से। तो आपने जैसे कि स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, फिर आपने UPSC की प्रिपरेशन की, उसमें मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है, रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे अलग अलग स्ट्रीम से कई मैंने देखा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं फॉर दीज एग्जाम्स। तो आपने क्या इनिशियल रिसर्च की, क्या आपको लगा कि मुझे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए एक अच्छे लेवल पे? तो आप क्या थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टिप्स दे सकते हैं? देखिए मैम, इसमें क्या होता है कि अभी जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग की तो क्या होता है कि एक छोटी सी जॉब मेरी लग गई थी। यहाँ पे इंडिया में सिचुएशन ये है कि जो इंजीनियरिंग या फिर जो भी एक पता नहीं क्या एजुकेशन बन गया है कि आपको सिखाते नहीं है, वो क्रैम और रोट लर्निंग वाली प्रोसेस चल रही है कि आप रट लो, आपको डिग्री मिल जाएगी, यही होगा। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन सच बताओ मुझे अभी इंजीनियरिंग का EV ठीक से नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आपको एग्जाम के नाइट आप पढ़ते हो, आप चीज़ों को सीख लेते हो, और उसके बाद फिर होता है कि चलो ठीक है प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है, वरना कोई जॉब देख लेंगे। तो दिमाग में यही चल रहा था। और उसके बाद घर वाले भी बोले कि ठीक है UPSC करना है, UPSC पहले से वो भी था, सोचा था, तो इसलिए मैं उधर शिफ्ट हुआ। वहाँ भी यही हुआ कि मैंने 1 साल दिया, लेकिन UPSC इतना बड़ा वो प्रोसेस है कि अगर आप उसमें 1-2 साल में नहीं होता तो वो आपका टाइम स्ट्रेच खासा हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने गिव अप कर दिया, आई कैन स्टिल गिव UPSC और मैं दूंगा भी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने, चूँकि मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं था और प्लान भी कोई था नहीं उस टाइम पे, और घर वालों को भी मुझे सपोर्ट करना था,
देन आई वेंट टू कि ठीक है अभी SSC बैंकिंग कर लेते हैं। ये क्या है कि थोड़ा सा मुझे ईजियर लगते थे कि हाँ इनको मैं क्रैक कर सकता हूँ। मैंने सिलेबस देखा, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है जो कि मैंने बचपन से पढ़ा है, इंग्लिश पे मेरा हमेशा कमांड रहा है और ये 3 चीज़ आती है इसमें। तो मैंने कहा ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, कम टाइम में कर सकता हूँ। और फिर मैंने वो ट्राई भी किया, वो 1.5 साल 2 साल में हो भी गया। तो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई आई टर्न, इसलिए मैं इधर शिफ्ट हुआ। ओके, ग्रेट। तो जैसे आपने ये पूरी स्ट्रैटेजी बताई, तो इसमें जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली हम सब्जेक्ट्स के पे थोड़ा सा अगर फोकस करें तो स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा हम आते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक के माइंड में होता है कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहला जो स्टूडेंट के पॉइंट में आता है। तो आप मतलब सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, एंड तो उसको कैसे एक स्टूडेंट अच्छा अपना मैथ्स कर सकता है कि वो SSC भी और साथ में बैंकिंग की भी अच्छी प्रिपरेशन करके निकाले। ओके, देखिए सबसे पहले जैसे मैम ने बोला कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्टली नो द स्ट्रैटेजी कि जो आप कर रहे हो कि आप सही भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि आप सब कुछ भी किए जा रहे हो, मॉक दे रहे हो। जैसे मेरे पास कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं, मेरे चैनल पे कमेंट आते हैं कि वो बोलते हैं कि सर ऐसा है कि सर मैं दिन में 4-5 मॉक देता हूँ। आप दिन में 4-5 मॉक देके क्या करते हो? आप उससे कुछ सीखते भी हो कि नहीं? तो आपको स्ट्रैटेजी जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे क्वांट की मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स की बात करूँ, देखिए मैथमेटिक्स में 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड रहा हो, जैसे मैं था, मैम मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था। तो हमारा क्या था कि हमारा बेसिक्स तो स्ट्रांग था, हमको थोड़ा सा वर्क अपॉन करना था स्पीड पे, और जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है। दूसरा ये होता है कि जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड रहा ही नहीं कभी, लाइक उन्होंने BCom किया है या फिर लाइक 10th के बाद उनकी मैथ्स छूट गई, BA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड कभी नहीं रहा है तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बेसिक्स पे काम करो। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा मैथमेटिक्स का, तो आप चाहे SSC हो चाहे बैंकिंग हो, आप जब भी कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा। वो जो मैथ्स वाला बच्चों के अंदर मैम बहुत डर होता है कि सर मुझसे क्वांट नहीं हो पाता, मैं इंग्लिश कर लेती हूँ, मुझसे ये हो जाता है। स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके घबरा जाते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली मैम, वो इतना फालतू में डर जाते हैं क्योंकि वो डर बैठा के रखे हैं। तो जब आप अपने बेसिक्स पे काम कर लोगे तो वो आपका डर पहले खत्म हो जाएगा। बेसिक्स पे काम करने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना। NCERTs बचपन में सबने पढ़ी है, आप NCERTs उठाओ क्लास 7th 8th 9th 10th की, उसको एक बार गो थ्रू कर लो कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगे, फिर आप जो इनकी बुक्स हैं, स्पेसिफिक बुक्स हैं SSC और बैंकिंग की, उनको आप पढ़ सकते हो। उसमें स्ट्रैटेजी, उसमें आप देख लो किस तरीके से वो फास्ट कर रहे हैं, क्या तरीके से, उसकी ट्रिक्स क्या हैं, उनको अप्लाई करो तो आपका क्वांट वहाँ पे मजबूत हो जाएगा। और जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं, मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा आप लोग सिर्फ स्पीड पे काम करो। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम करने के लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनको माइंड में करने की कोशिश करो, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन इनका ध्यान रखो। दैट्स अ थिंग, यही मैथ्स में स्पीड में आता है। तो जैसे विजय, कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि रीजनिंग की भी बात करें और क्योंकि अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आते हैं ज़्यादातर, तो कैलकुलेशन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या वर्क करना चाहिए? मतलब मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट्स सिलेबस तो कर लेते हैं, हाँ। उन्होंने वो कवर कर लिया, लाइक जो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने वो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ना अटक जाते हैं। तो उस पे कैसे कितना काम करना चाहिए और कैसे कैलकुलेशन पे आप सजेस्ट कर सकते हैं? अगर देखिए इसके लिए ना मैं बहुत आपको एक सही चीज़ सटीक चीज़ बताता हूँ। देखिए कैलकुलेशन, जैसे मान लो कि मेरे पास कई बार से बच्चों को मैसेज आता है कि सर क्या होता है कि हमने कोई क्वेश्चन लगाया, ठीक है, और उसके बाद जब हम वो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो हमको टाइम लग जाता है, फिर हमसे होता नहीं है। तो इसमें जो मैम सबसे बड़ा फैक्टर मुझे समझ में आता है, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस की बात करें, आपने पढ़ रखा है लेकिन आपको एग्जाम में देख के वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर आप उसको टाइम लगा रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक पे प्रैक्टिस बहुत कम की है। बचपन में आपको हमेशा नहीं बोला जाता था कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्यों बोला जाता था? कि मैथमेटिक्स सच में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपने कोई चैप्टर उठाया, मान लो आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, आप एटलीस्ट उस पर 200 क्वेश्चन लगा लो और हर टाइप के लगा लो, फिर जब आप मॉक पे करोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ऐसे मान लो परसेंटेज लगा रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस लगा रहे हो, आप कुछ भी लगा रहे हो, उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करो। दूसरा, आपको कैलकुलेशन पे एक डेली, जैसे आप डेली इवेंट्स करते हो, छोटे मोटे ब्रश करते हो, कुछ भी करते हो, वैसे कैलकुलेशन पे डेली काम करना पड़ेगा। मैंने जब एग्जाम सोचा, जब मेरा प्री मीन्स निकल गया तो उसके बाद भी मैम मेरी एक हैबिट मैंने बना ली थी कि मुझे 15 मिनट सिर्फ मन में कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा, कि मैं 36 + 58 मन में कर रहा हूँ, मैं 36 × 33 मन में कर रहा हूँ, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट का एडिशन, इसको मन में करते रहो। और देखिए आपकी डेली हैबिट वो बन गई तो वो आपको ओवर द टाइम इंप्रूव होते हुए दिखेगी। आपको ऐसा नहीं कि सर आप इवन बोलना कि सर मैंने आज किया लेकिन मुझे कल फायदा नहीं हुआ, वो नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक कि इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो ओवर द टाइम इंप्रूवमेंट होता है, वैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है,
ओवर द टाइम इम्प्रूवमेंट होता है। ओके ग्रेट। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात विजय जी ने बताई कि कैलकुलेशन थोड़ा माइंड से करने की अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। स्पीड और एक्यूरेसी 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाती हैं और आपको एक अच्छा रैंक दिलाती हैं। तो कैलकुलेशन पे आपको वर्क करना होगा, एंड जितना आप ज़्यादा मेंटल उसको करेंगे, मेंटली जितना आप करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो ये बहुत अच्छी टिप बताई है विजय जी ने। तो विजय, मैथ्स के बाद मैं जस्ट रीजनिंग पे आऊंगी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं बैंकिंग में। रीजनिंग काफ़ी डाइवर्स होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और कभी कभार पैटर्न भी नए आ जाते हैं। जैसे SBI PO इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, न्यू टाइप ऑफ पैटर्न्स। तो उसको किस तरह से डील किया आपने, और कैसे आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए मैम, क्या होता है ना कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स मैंने बता दिया, कुछ लोग का बैकग्राउंड होता है, कुछ लोग का नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसी चीज जो सबके लिए कॉमन है। रीजनिंग इज जस्ट लाइक कि आप माइंड से कितना समझ पाते हो। आपके सामने कोई पजल आया तो वो पजल किसी बीकॉम वाले पर्सन के लिए भी इक्वल है, किसी बीटेक वाले पर्सन के लिए भी इक्वल है, कि आप उसको समझ के उसको कॉम्प्रिहेंड करके बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अब देखिए होता क्या है रीजनिंग में ना, कि रीजनिंग में जैसे मान लो आप कुछ भी पढ़ने बैठ रहे हो, आप पजल्स लगा रहे हो, आप इनइक्वालिटी लगा रहे हो, आप सिलोजिज्म लगा रहे हो, जो भी सारे टॉपिक्स होते हैं उनको आप लिस्ट आउट कर लो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। आप वो टॉपिक का नाम डालो और वो टीचर जो भी हैं उनसे पढ़ के वो सीख लो। अब आपने अच्छे से अगर सीख लिया, हर टॉपिक आपने सीख लिया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। रीजनिंग इज जस्ट अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिस, कि थोड़ा सीख लो और उसके बाद उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहो। जैसे पजल्स है, पजल सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना मैम, कि इसमें आती है टाइम की। जैसे पजल अभी क्या है कि मान लीजिए 2 लोग को दिया जाए, कोई तैयारी कर रहा है, कोई तैयारी नहीं कर रहा, तो दोनों लगा लेंगे। अंतर ये होता है कि जो तैयारी करने वाला है शायद वो 2 मिनट में लगाए, और जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको शायद 10-15 मिनट लग जाएंगे। चीज एक ही है। तो आपको अपने टाइम को रिड्यूस करना है, और टाइम को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है कि प्रैक्टिस। आप मानोगे नहीं, मैं नंबर तो मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है, बट मैंने अपने पूरी प्रिपरेशन टाइम लगभग 1000 से ज़्यादा पजल लगाई है। तो 1000 पजल लगाना सच में इज अ ग्रेट, और आपको खुद लगाना चाहिए। 1000 पजल आप खुद लगा लोगे ना, तो आपका खुद से ही फ्लुएंसी आ जाएगा और आप इम्प्रूव कर जाओगे पजल। राइट। तो एग्जैक्टली गाइस, की प्रैक्टिस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना ही होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चले जाएगी। बट विजय, जैसे कि कई बार, जैसे मैंने भी कहा कि SBI पेपर में कभी कभी न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, शायद स्टूडेंट्स ने देखे भी नहीं हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए वहाँ पे? क्या उसे अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? कैसे? देखिए, पहली बात तो अगर मान लो कि आपके पेपर में, आप कोई पेपर दे रहे हो, SBI, IPPS, SSC कोई भी दे रहे हो, आपके पेपर में अगर कोई एकदम नया पैटर्न क्वेश्चन आया जिसको आपने कभी ना देखा हो, ना उस टाइप का पैटर्न किया हो, तो पहली बात तो उस क्वेश्चन की जगह हमेशा लास्ट में चली जाती है। उसको आपको कभी फर्स्ट में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोग ऐसी बातें क्यों सुनते हैं कि वो चीज़ करो जो आपको पहले आती है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैंने 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सही कर दिए ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस मैम वहीं बिल्डअप हो जाएगा कि चलो ठीक है, आ रहा है। और 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग गलत हो जाए तो वहीं पर कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसलिए अगर कुछ भी आपका नया टाइप का पैटर्न का पजल आया या फिर नहीं, मतलब जो भी आया, उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। और नया टाइप के पैटर्न से रूबरू कैसे होगे, इसीलिए बोला था आप मॉक्स लगाओ। जब आप मॉक्स लगाते हो तो आप मान लो आपने 2-3 मॉक्स ले रखे हैं, ठीक है, आप उनका मॉक्स लगा रहे हो, तो हर मॉक में आपको कुछ नई तरह के पजल मिल रही है, और नए टाइप के क्वेश्चन आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, और फिर एग्जाम में मिलेगा तो हो सकता है आपको वैसे क्वेश्चन मिल जाए, और कुछ नया मिलेगा तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो ये बहुत अच्छा आपने बात बताई कि उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कोई ईगो फैक्टर थोड़ी है कि मुझे करना ही है, अपने आप को आपको सेफ निकालना है उस एग्जाम से। मैम एक छोटी बात मैं और करना चाहूँ, जैसे मैम ने बोला कि ईगो पे नहीं लेना चाहिए, मुझे एक बहुत सही बात याद आ गई कि कई बार जैसे मान लो हमने कोई पजल बनाई मैम, ठीक है, एक पजल में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 4 से 5 क्वेश्चन तो हो गए, और लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। अब एक ईगो पे आया था, नहीं मैंने तो ये पजल बनाई है, मुझे वो क्वेश्चन भी करने चाहिए, बल्कि वो 2 बड़े क्वेश्चन करने के बजाय आप दूसरी पजल के छोटे क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। तो कभी हमको ईगो पे नहीं लेना चाहिए। ये काम करता है DI, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन होती है, उसके लिए भी, और रीजनिंग में पजल्स के लिए भी। जितना आपसे हो गया वहीं पे करो, और ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। राइट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स मुझे लगता है काफ़ी टाइम गवा देते हैं, फिर देन दे रियलाइज कि पेपर ही छूट गया, तो वो पूरी मेहनत करके फिर क्या फ़ायदा। तो मैथ्स और रीजनिंग हमने डिस्कस कर ली, एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश में आपकी, जैसे आपने कहा कि मेरी कमांड अच्छी थी, तो इंग्लिश जिसकी कमांड अच्छी है उसमें बैंकिंग में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कैप बस थोड़ा सा उसमें होता है। बट जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें, जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के पहले बारे में सोचता है, तो मुझे लगता है वो 2 ही एग्जाम्स हैं, या तो वो UPSC के लेवल से सोचता है, या तो सिर्फ सबसे पहले बैंकिंग के बारे में सोचता है। मुझे लगता है SSC भी लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना मेरे जानकारी में, सबसे पहले बैंक आता है माइंड में।
तो गवर्नमेंट जो गांव के लोग हैं या फिर मतलब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश भी नहीं पढ़ी, तो उनके लिए इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े आरसीज आते हैं, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी होती है, उसको कैसे किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? मैं इसका एग्जांपल से बताता हूँ मैं आप लोग को। जैसे मैं तो इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, तो उसमें आप नहीं रिलेट कर पाओगे। मेरे कॉलेज में मैम मेरा एक जो फ्लैटमेट था वो हिंदी मीडियम से था, ठीक है। एंड मतलब वो हिंदी मीडियम से था, यूपी बोर्ड से जिसको बोलते हैं, यूपी बोर्ड से था। उसने 12th की पढ़ाई यूपी बोर्ड से की थी। फिर वो हमारे कॉलेज में आ गया और स्टार्टिंग के 2 साल मैम उसने पता है सिर्फ उसने क्या किया, वो मतलब पता नहीं उसको फॉन्ट था, उसको क्या था कि वो नॉवेल्स पढ़ना उसने स्टार्ट किया। अब वो इतनी नॉवेल्स पढ़ता था, मतलब मैम महीने में एक टाइम उसकी इतनी स्पीड आ गई थी, वो एक वीक में एक नॉवल खत्म कर देता था। तो नॉवेल्स पढ़ता था, प्लस वो मूवी बफ बहुत था, मूवीज़ देखता था, वेब सीरीज़ वगैरह बहुत देखता था, जितने भी आते ना, गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स, सब कुछ उसने देख डाले थे। मैं आप मानोगे नहीं, 3rd ईयर में आते आते उसका स्पीच और एक्सटेम्पोर का इतना प्रैक्टिस हो गया था कि एक्सटेम्पोर जैसे होता है, एक्सटेम्पोर का मतलब जैसे आपको तुरंत ही टॉपिक दिया था, आप खड़े होकर बोलते हो, हम लोग लड़खड़ा जाते थे, उसका इतना फ्लुएंट हो गया था कि हम लोग आज भी ये मानते हैं, हमेशा उसका एग्जांपल देते हैं। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कहीं ऐसे बैकग्राउंड से हो कि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी। इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक सबसे जो बेस्ट तरीका है, और आई थिंक मैम भी कोरिलेट करेंगी, कि आप पढ़ के इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। आप इंग्लिश को रीड करो, इंग्लिश को सुनो, जैसे गाने आप सुनते हो तो कोशिश करो इंग्लिश म्यूजिक सुनो। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, उनकी लिरिक्स देखो। आप मूवीज़ वैसे मुझे नहीं रिकमेंड करना चाहिए आपके एग्जामिनेशन टाइम में, लेकिन कभी भी आपको मौका मिलता है, आप मूवीज़ देखते हो तो ट्राई टू वॉच सम गुड इंग्लिश मूवीज़। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखो, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, उनको देखो, और में सबटाइटल्स को ऑन कर लो। तो उससे क्या है, जब आप सुनते हो इंग्लिश को देखते हो, इंग्लिश को पढ़ते हो, तो आप अपने अराउंड एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हो, और उससे इंग्लिश का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बाकी आप जो चीज़ें कर रहे हो वो सब कर रहे हैं, आप ग्रामर पढ़ोगे, आप वोकैब के लिए काम करोगे, आप आरसी की प्रैक्टिस करोगे, वो तो एक सबका लास्ट पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश एकदम नहीं कमज़ोर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश कैसे आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये भी माइंड में रखनी चाहिए, स्टूडेंट्स इंग्लिश को भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब स्टूडेंट को पहले मानना चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की तरह अगर आप उसको सीख लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप उसको सब्जेक्ट की तरह करेंगे तो आप उसको जितना भी पढ़ लें, अगर आपने उसको लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ा है, आपने रीडिंग नहीं करी, तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं पाएंगे मैम। बैंकिंग में जो आरसी आती है, जैसे आरसी इट्स टोटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कई बार तो मैम सच बताऊँ मैं, जैसे मैंने उसके एसएससी के भी दिए, बैंकिंग के भी दिए हैं, तो मान लो मैं सेंटेंस करेक्शन का कोई पार्ट पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा उसको, मुझे ये तो ना सेंस हो गया कि ये पोर्शन गलत है, मुझे पता तक नहीं है उसमें गलती क्या है, और उसको वो मैं सही करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि पढ़ने से ये सब चीज़ें आप सीखते हो। राइट। कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम फीलिंग से आ रही कि इसमें गलती है, ये हो जाता है। इवेंचुअली आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको वो डेवलप हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ इस बात में गड़बड़ नहीं बैठ रहा, आईएनजी नहीं है, कुछ ऐसी फीलिंग। राइट। तो जैसे कि कहा कि आपने बैंकिंग भी दी है और एसएससी भी दी है, मगर एसएससी का झुकाव इंग्लिश में ग्रामर की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि आरसीज आते हैं प्री में, एक आ गया तो आ गया, अदरवाइज मेंस में आते हैं, तो उसमें ग्रामर में काफ़ी एम्फेसिस होता है। मगर मैं अगर देखूं बैंकिंग में, तो उसमें रीडिंग और वोकैब में काफ़ी एम्फेसिस होता है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए? ओके, देखिए पहली बात तो अगर आप दोनों की कर रहे हो तो आपको तीनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा, रीडिंग एज वेल एज ग्रामर एज वेल एज वोकैब, ठीक है। अगर आप किसी एक की कर रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, तो बैंकिंग में आपको पता है कि आपका आरसी विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो हमेशा इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ ना कि आप रीडिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करो, आप पेपर पढ़ो। आपको पेपर, कई लोग बोलते हैं मैम पेपर बोरिंग लगता है, तो आप नॉवेल्स पढ़ लो, आप बुक्स पढ़ लो, आप अपनी 11th-12th की बुक्स उठा के पढ़ सकते हो। आप फंडा समझो कि हम क्या आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं। मैं आपको एम्पावर करना चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिश की मतलब रीडिंग से इनरिच हो जाओ, आपको वर्ड्स नए ना लगें, बेसिकली ये फंडा है। और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन जैसे मान लो कर रहे हो, तो वहाँ पे ग्रामर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको ग्रामर स्पेसिफिक छोटे मोटे रूल्स हो गए, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे, उनको प्रैक्टिस करो बार बार, उन पे क्वेश्चंस लगाओ, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन लगाओ। और जब आप रीडिंग कर रहे हो तो देखो क्या वो रूल सही बैठ रहा है कि नहीं, कि अगर आपने हैव देखा तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए। आपके बाद कहीं ऐसा लिखा हुआ कि हैव आईएनजी लगा हुआ, तो वो आपको वहाँ पर गलत लग रहा होगा, ठीक है। तो वो सेंस आपके अपने आप डेवलप करना पड़ेगा, रीडिंग से प्लस ग्रामर से प्लस वोकैब से। इंग्लिश की हमने बात कर ली, अब हम आते हैं जीएस पे। आपने एसबीआई और आईबीपीएस, क्योंकि मैं आपसे बात करके मुझे ये भी चीज़ काफ़ी क्लैरिटी चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ये मिल जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बैंकिंग और एसएससी टोटली अलग है।
जो कि मुझे शायद नहीं लगता, मतलब मेरी पर्सनल व्यूज इसमें नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो आपको कितना फर्क लगा इन दोनों, क्योंकि अभी मैंने जीएस टॉपिक नहीं टच किया, अगर हम मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की बात करें तो इन तीनों सब्जेक्ट जो कि कॉमन हो जाता है इनमें, उनमें कितना है कि हम हाँ डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज है कि कोई स्टूडेंट उन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ के दोनों एग्जाम्स क्लियर कर सकता है? क्योंकि आपको पता है अभी सीटी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि यार कैसे होगा एंड ऑल। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है? मैम इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अभी सीजीएल का मेंस अपना नवंबर में दिया था, उसके जस्ट 1 मंथ बाद मेरा SBIPO का प्री शेड्यूल था। तो मैंने सीजीएल, जब आप चूंकि आप मेंस की तैयारी करते हो तो अच्छा खासा आप पढ़ लेते हो, मैंने सीजीएल में जब मेंस की तैयारी कर ली थी तो मैंने मैथ्स इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि मतलब मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरी एकदम अच्छे से हो गई थी। सिर्फ मुझे स्पीड पे काम करना था कि मैं अगर स्पीड पे काम कर लूँ तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, और वही हुआ। तो मैम मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई कि अगर आप एक पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एनरिच कर लेते हो विद मैथमेटिक्स, विद इंग्लिश ऑल्सो। जब मैंने सीजीएल को पढ़ा तो मेरी मैथ्स और मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, विच इवेंचुअली हेल्प्ड मी इन बैंकिंग एग्जाम्स, क्योंकि वहाँ भी मैथ्स और इंग्लिश आती तो आती है। बस में होता क्या कि एक पैटर्न, जैसा मैम ने बोला कि आपको सीजीएल में आप करोगे तो वहाँ पे आपको मैथ्स में क्या मिलेगा, सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे अरिथमेटिक के। बैंकिंग में क्या है कि वो डीआई के फॉर्म में वही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये होता है मैम, ठीक है। तो आप दोनों में क्या है कि सिमिलैरिटी तो काफ़ी है, बट डिफरेंस थोड़ा सा ये मैं मानता हूँ कि आ जाता है कि ये जो प्रोसेस वगैरह है वो तो है ही डिफरेंस। प्लस इसमें ये होता है कि जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है उसमें आप जो रीजनिंग इसकी है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, तो रीजनिंग टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो एसएससी की रीजनिंग है वो थोड़ा सा इजी है और सिर्फ प्री में आती है, बल्कि जो बैंकिंग की रीजनिंग है वो थ्रू आउट आती है और उसमें मोर ऑफ अ पजल्स और इनइक्वालिटी ये सब आती है, ये एसएससी में नहीं आता। सिमिलरली अगर इंग्लिश की बात करूँ तो जैसे मैम ने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही कि जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो मोर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब्स है। एसएससी में जैसे मैम इंग्लिश जो है वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करती है रादर देन आरसी। बट वहाँ भी मैं बताऊँ मैम कि जैसे आरसी अगर आप पढ़े रहोगे, आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो मेंस में कितनी आरसी आती है आप देखो। एसएससी के मेंस के 200 नंबर के पेपर में लगभग 5 से 6 आरसी आती है। तो आरसी आप पढ़े रहो तो आपको फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और सिमिलर गोज विद द जीएस में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर मैम परेशान रहते हैं बच्चे। क्योंकि क्या होता है कि एसएससी की जीएस में ना स्टैटिक पोर्शन भी ज़्यादा रहता है, लोग लूसेंट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पोर्शन बैंकिंग में नहीं आता। बैंकिंग में क्या आता है, मोर ऑफ अ करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, और क्या बोलते हैं कि जनरल मतलब क्या इसमें चल रहा है न्यूज़ वो आता है। तो देखो अगर इन केस जैसे मैम ने सीटी का बोला कि अगर सीटी आ भी जाएगा तो गवर्नमेंट या फिर जो भी बॉडी है वो हिसाब से प्लान करेगी कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम सबका निकल जाए, फिर जैसे भी हो वो मैनेज कर लेंगे। मेन होगा उसके बाद आपके इंडिविजुअल एग्जाम्स, बैंकिंग के, एसएससी के और रेलवे में। और इसमें सोचो कितनी अच्छी बात भी है, अगर कंबाइन हो जाएगा तो मैम अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, मैम ने बोला कि बच्चे के पास कितनी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आप एक टाइम पे मल्टीपल एग्जाम दे पाओगे तो आपको सोचो जॉब लगने का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगा। So that's a good thing. That's a good thing really. तो जैसे जीएस की अगर हम बात कर रहे थे तो जीएस में स्टूडेंट्स को कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि वो बैंकिंग एग्जाम पे अच्छा स्कोर कर सके? मैम देखिए जीएस में जैसे आपने बैंकिंग का ही बोला, मैं दोनों के भी अगर बताऊँ तो एक चीज़ जो है जो दोनों में कॉमन हमेशा रहती है एंड दैट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप एसएससी उठा लो चाहे बैंकिंग उठा लो, करंट अफेयर्स तो आपको डीपली में करना पड़ेगा अच्छे से। दूसरा अगर सिर्फ स्पेसिफिकली बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग में होता क्या है कि पैटर्न कुछ ऐसा होता है ना कि बैंकिंग में एक तो जो बैंकिंग अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें मोर ऑफ अ बैंक होता है कि बैंक में क्या टेक्नोलॉजी आई, इस बैंक ने उस बैंक से टाई अप किया, क्या टाई अप हुआ उनका, वो पढ़ना आपके लिए मस्ट है क्योंकि बैंक का एग्जाम देने जा रहा हो तो वो चीज़ तो आएगी। प्लस कोई ऐसी स्कीम्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर किसी की भी हो जो कहीं ना कहीं कोई बैंक स्पॉन्सर कर रहा हो, खासतौर से आपके जो पीएसबीज हैं अगर वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस एनी रिसेंट हैपनिंग्स या फिर जैसे मान लो कि अभी मान लो मैम नोबेल प्राइज़ अभी जैसे होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मिलेगा तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई ओलंपिक मेडल्स हो, ओलंपिक के इवेंट्स हो गए जो बहुत ही बड़े इवेंट्स होते हैं लाइक वर्ल्ड कप, ओलंपिक, फीफा, कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स हो गए तो उनकी हैपनिंग्स क्या हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 4-5 मेजर चीज़ है ना, आप इनको अगर ठीक से पढ़ लोगे तो आपका 80% मैं बता रहा हूँ जीएस मैम ऐसे ही कवर हो जाता है। ओके। एंड बैंक जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि पूछते हैं कि मैम द हिंदू न्यूज़पेपर या क्या ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है? मतलब हर स्टूडेंट का ये सवाल होता है, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे वो एसएससी का हो। तो ये आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है या नहीं, और अगर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं
क्योंकि न्यूज़पेपर को लेके स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट भी रहता है, प्लस उनको लगता है कि हमें समझ में नहीं आता जो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। और थर्ड थिंग कि उनको लगता है कि उसमें हम क्या वोकैब को नोट डाउन करें, उसके कुछ नोट्स बनाएं, तो न्यूज़पेपर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ग्रेट मैम, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको बताना भी चाह रहा था। देखिए न्यूज़पेपर को लेकर ना सबसे पहले कि जो आपको क्वेश्चन था मैम कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, तो नो, इट्स नॉट कि ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कुछ भी रीड करने से काम आपका हो जाएगा, लेकिन आप सोचो कि हर जगह लोग या फिर टॉपर्स या फिर जो भी है न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के मैम डुअल फायदे होते हैं। एक तो आपका इंग्लिश का काम हो ही रहा होता है, आप ओवर द टाइम चीज़ें सीखते हो, प्लस जो करंट हैपनिंग्स हो रही होती है आप उनको भी देख लेते हो। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, तो वो दोनों काम बन जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़ना जरूरी होता है। नाउ कमिंग टू, जैसे आप मैम पूछ रहे थे कि आप पढ़ते हो, कई बार आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं खुद बताऊं, जब मैंने द हिंदू का एडिटोरियल फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे एक अच्छा समझ में नहीं आया था। मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, मैंने कहा ये क्या हुआ क्या है। मैंने उसको दोबारा पढ़ा मैम, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको मैं बार वो नेट से देख रहा था। तो ऐसा होगा, आप मान लो पेपर पढ़ना स्टार्ट भी कर रहे हो तो ऐसा होगा कि आपको कुछ समझ में ना आए, आप लेकिन उसको पढ़ो ओवर द टाइम। आप एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन से आपको खुद समझ में आने लगेगा। और ये टाइम ऐसा आएगा कि शायद आप पढ़ के किसी और को समझा सकोगे। ऐसे मैम नॉवेल्स में भी होता है, जैसे मैं जब स्टार्टिंग में नॉवेल्स पढ़ता था, मुझे एक नॉवल खत्म करने में महीनों लग जाते थे, 1 महीना लग जाता था। आज मैं पढ़ता हूँ तो मैं 10 दिन में एक नॉवल खत्म कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ओवर द टाइम आती हैं। तीसरा मैम आपने पूछा था कि क्या और कोई रिप्लेसमेंट है, कुछ और आप कर सकते हो, तो देखो द हिंदू जरूरी नहीं है। हमको पढ़ना है एक एडिटोरियल जहाँ पे किसी का कुछ व्यू पॉइंट लिखा हो। एडिटोरियल पढ़ने का एक फ़ायदा और होता है, मुझे अभी याद आया, कि जब आप किसी का व्यू पॉइंट पढ़ते हो तो वो व्यू पॉइंट कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिखने में हेल्प करता है कि आपने मान लो कोई किसी ऑथर ने लिखा है कि इंडिया चाइना में ये इश्यूज़ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उनके इश्यूज़ से आप अपना भी माइंड मेकअप कर सकते हो। और आपके जब ऐसे आएंगे तो उसको आप वहाँ पे पुट अप कर दोगे। ठीक है, तो आप चाहे हिंदू पढ़ लो, वरना मैं पढ़ता द इंडियन एक्सप्रेस, आप उसको भी पढ़ सकते हो, टाइम्स भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ो, उसका एडिटोरियल वाला पोर्शन आप पढ़ लो। तो गाइस, मतलब ज़रूरी नहीं है द हिंदू ही करना है, बट आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग मैंडेटरी तो नहीं है, बट यू शुड रीड इट। सजेस्टिव है कि आपको रीड करना चाहिए, क्योंकि आप इवेंचुअली तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की, एंड यू शुड नो कि क्या चल रहा है। अगर आप उसके अवेयर ही नहीं है तो फिर आपको शायद जॉब मिल जाए, मगर बाद में भी एक वो होता है ना आपके कलीग्स के बीच में, यू शुड नो कि यार क्या बोलना है, एक चल क्या रहा है, कोई लोग बात कर रहे हैं, आप उसमें ब्लैंक खड़े, क्या ये क्या बात हो रही है, आपको समझ में नहीं है। तो ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, आपको अपनी एक हैबिट डेवलप करनी है, क्योंकि कई बार होता है ना कि मजबूरी वाली चीज होती है, तो हमको लगता है बस ये करके खत्म कर दें, अब ये हो जाएगा तो मैं ही नहीं करूंगा। मगर अगर आप न्यूज़पेपर को एंजॉय करने लगेंगे और उसको हैबिट बना लेंगे तो आपको मतलब इट विल ब्रिंग अप योर पर्सनालिटी। बहुत सही बोला कि आप ना एक बार आप पढ़ते पढ़ते अगर आप आदत डालो ना तो आप एंजॉय करने लगोगे। सबसे पहला पॉइंट आप उठाओगे दिन में न्यूज़पेपर और एडिटोरियल पढ़ के छोड़ोगे। ये चीज़ आती है, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, एंड आपको मज़ा भी आएगा न्यूज़पेपर रीड करने के बाद। फिर आपको जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, उसमें डिस्कशन होता है दैट अभी तो जीडी के एग्जाम जैसे कि अभी नहीं हो रहे हैं लॉकडाउन में, बट वो आपको जीडी के लिए भी प्रिपेयर कर देते हैं। बिकॉज इफ़ यू गेट एनी टॉपिक ऑन जीडी ग्रुप डिस्कशन का, अगर उसके बारे में कुछ नहीं पता तो फिर आप तो जीडी से आप बाहर ही हो जाओगे इवेंचुअली। तो यू दिस इज द रीजन यू शुड गो फॉर न्यूज़पेपर्स, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी बात पे हमने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट तो किए, बट इसमें मैं आना चाहूँगी मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी, क्योंकि मॉक टेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं प्रिपरेशन के स्टार्ट ही मॉक टेस्ट देने लग जाऊं, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक आधा मॉक टेस्ट देख के स्पीड देख लूं, कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट ही देते रह जाते हैं, और कई मतलब सब मॉक टेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी इशू है स्टूडेंट्स के। तो आपको क्या लगता है कि कैसे मॉक टेस्ट की एक मतलब सटीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन पे लेकर जाओ, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो? क्योंकि मार्क्स भी एक बहुत बड़ा इशू लगता है मुझे लगता है स्टूडेंट्स को। मॉक टेस्ट का मार्क्स देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे अगर अच्छे नहीं आए, और अच्छे आगे तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि यार भाई का तो एग्जाम निकल जाएगा। तो वो कैसे उसको कवर किया जाए? मैम देखिए, इसको लेकर मैं बहुत ही इतनी क्लियर बात आपको बताऊंगा कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मॉक टेस्ट ना मैंने हमेशा जैसे आप लोग को बताया भी है, आप अपनी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आप कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, आप कहीं से भी चाहो तो आप फ्री में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अच्छे से, जिसको देखना चाहिए, वो होता है मॉक टेस्ट। क्योंकि आप पढ़ रहे हो और अपने आप को आप रेगुलरली चेक नहीं कर रहे हो तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। तो मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट।
लेकिन उनको भी तरीका होता है करने का। ये नहीं कि आप जैसे मैम ने बोला डेली लगा रहे हो, कभी नहीं लगा रहे हो, ये आपको इम्बैलेंस में नहीं करना है। कैसे करना है, जैसे मान लो समझाता हूँ मैं। मान लो आपने मैम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग ने स्टार्ट की, ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहले एक मॉक उसका एग्जाम का जरूर दो, जस्ट टू चेक कि वेदर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एग्जाम की प्रिपरेशन में। मैं खुद करता, जैसे मान लो मुझे जब पता चला कि मुझे अच्छा SBI PO भी देना है, तो मैंने डे 1 पे जब नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले मैंने मॉक लगाया और उसमें मेरे कुछ 40 के आसपास नंबर, 42 आए थे और 87 परसेंटाइल आई थी। तो मुझे लगा हाँ मैं तैयार हूँ, 87 परसेंटाइल तो ये मैं आगे बढ़ा लूंगा प्रैक्टिस करके, और मार्क्स भी मैं 40 से 55 तक खींच लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको उस समय लगाओ। प्लस अब जैसे मैम ने बोला कि स्टार्टिंग में पहले आप कॉन्सेप्ट्स को सीख लो। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट टेक अ मंथ और 2 कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो, आप उसमें थोरो एकदम अच्छे से हो जाओ, और उसके बाद आप हैबिट डालो कि डेली एक मॉक लगाओ और उसकी एनालिसिस जरूर करो। एनालिसिस इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट जितना कि मॉक लगाना, क्योंकि आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, उससे सीख नहीं रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा मॉक लगाने का। आप कोई मॉक लगाए, उसमें आपने कुछ गलती की, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट मॉक में उस टाइप की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है मॉक की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। और जब एग्जाम नियर आ जाए तो आप 2 मॉक कर सकते हो पर डे, लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और एटलीस्ट मैं थोड़ा सजेशन यहाँ पे एक और दूंगा कि आप जिस भी वेबसाइट जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, 2 तरह के मॉक टेस्ट हमेशा रखो टू मेक अ बैलेंस, कि आप इस तरह क्वेश्चन लगा रहे हो, आप इस तरह क्वेश्चन लगा रहे हो, हमेशा 2 या 3 तरीके का रखना चाहिए। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है। ओके ग्रेट। तो गाइज आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी विजय जी ने दी है, तो आप उसको फॉलो करें और मॉक टेस्ट को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले आप कम मॉक टेस्ट करें, मगर जितने भी करें उसको प्रॉपर एनालाइज करके उसको सीखें। विजय, आपने जैसे कहा कि फ्री आप कहीं से भी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो आपने जैसे कि लॉकडाउन में अपनी प्रिपरेशन की, आपने जैसे बताया, तो अभी के जैसे ऑफ कोर्स हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन का कितना, मतलब क्या प्रॉज एंड कॉन्स कह सकते हैं? आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को इसमें अच्छा अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन में? देखिए मैम, ऑनलाइन एजुकेशन, फिलहाल तो मैं ऑनलाइन पूरे टेक्नोलॉजी के हमेशा फेवर में रहा हूँ। लेकिन बात ये होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो गलती भी हमारी, क्योंकि अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो आप आगे कैसे कोई चीज़ कर पाओगे। राइट। जब मैं आपको पहले बता दूं, जैसे मेरी पूरी पढ़ाई सिर्फ यूट्यूब और मॉक से हुई है। मैंने यूट्यूब पे हर टीचर से पढ़ा सब कुछ। मैं कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने यूट्यूब पे डाला वो टॉपिक, जो भी टीचर दिखा कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, मैं उनके गया, सीखा, वहाँ से चला आया, अपना मॉक लगाया। तो आप यूट्यूब समझ लो ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की दुनिया में। हम लोग मतलब इतने फॉर्चुनेट हैं कि सब कुछ फ्री मिल रहा है। वरना एक टाइम होता था कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाना होता था, टाइम से कोचिंग जाओ, कभी नहीं रन कर पाओ तो कोई ऑनलाइन लेक्चर नहीं होता था। तो ऑनलाइन ये जो प्लेटफॉर्म एजुकेशन का आ गया वो तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जैसे मैंने आपको कई बार बोला है, जब आप पढ़ रहे हो, जैसे मैम मेरे फ़ोन में कभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब अनइंस्टॉल्ड, या फिर होते भी तो नोटिफिकेशन ऑफ, क्योंकि मुझे कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें सिर्फ मेरा पढ़ाई पे ही ध्यान लगा है। तो यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से उनसे दूर रहो। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। राइट। तो मीन्स जिसको आप जिस तरह से यूटिलाइज करोगे उसी हिसाब से वो आपको रिजल्ट भी देगा। तो ऑनलाइन येस ऑफ कोर्स आपको हर चीज़ आपके अवेलेबल हो गई है, किसी भी टाइम आपको जो भी पढ़ना आपको पढ़ सकते हो। अब स्टूडेंट, जो मुझे लगता है, जो मैं स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, गाइस अब तुम्हारे पास फेयर चांस आ गया है। पहले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता था कि मुझे बाहर जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं इस टीचर से नहीं पढ़ पाया, या फिर मुझे जैसे कि कोटा हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, या अलग अलग हब्स हो गए। बट अब एजुकेशन आपके मतलब कभी भी पढ़ सकते हो, आपके टीचर्स आपके साथ हैं। अनअकैडमी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स को अपने साथ जोड़ लिया है। तो और बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको एजुकेशन मिल रही है, और बेहतरीन टीचर्स और बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। तो अब फेयर कंपटीशन है। मुझे लगता है कि अब हम फेयर कंपटीशन वाले सिनारियो में आ गए कि अब जो पढ़ेगा वो एग्जाम निकाल लेगा। अब आपको डेडिकेटेडली स्टडी करना है। सही बात मैम। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा। जैसे मेरे पास कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पूछते हैं उन लोग कि सर मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कोचिंग्स वगैरह नहीं है, हम कोचिंग नहीं जा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते सर, तो क्या हमको क्या करना चाहिए? मैं बोलता हूँ आप लोग इतने फॉर्चुनेट हो कि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन का एरा है। आप अगर किसी गांव के कोने में बैठे हो, एटलीस्ट आपके पास जियो ने ये चीज़ अवेलेट कर दी है, आपके पास फ़ोन है, एक अगर एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी है, तो आप उससे अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए,
मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। तो जैसे आप एक ये भी माइंड में स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस रेगुलर उन्हें पूछते हैं कि कितने टाइम पे, आपने तो 1 ईयर में कंप्लीट कर ली, तो एक एवरेज स्टूडेंट को मैं अगर ऐसे डिस्कस करूं तो उसको कितना टाइम लगाना चाहिए प्रिपरेशन में, या फिर प्लान बी में शिफ्ट होना चाहिए, या और कितना टाइम में हो जाती है अच्छे से प्रिपरेशन? एक टाइमिंग का जो होता है ना, कई स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 5-6 साल दे देते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा भी दे देते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करें। मैम देखिए, इसमें मैं बहुत ही सिंपल सी बात अपने फेलो कलीग्स को बोलूँगा कि जितने भी सब लोग देख रहे हैं, कि हमेशा आपको जो तैयारी है ना, एक टारगेटेड वे में लेके चलनी चाहिए। आप कुछ भी सोचो कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मैम ने बोला, ऐसे बहुत से लोग मैं अभी भी जानता हूँ, वो सोचो मुझसे पहले से तैयारी कर रहे थे और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता मैम कि आपको टारगेट देना पड़ेगा कि नहीं, अब मैं अगले 2 साल में ये एग्ज़ाम सारे दूंगा, पूरी मेहनत से दूंगा, अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकल गया तो किसी और प्लान में शिफ्ट हो जाऊंगा, कुछ और भी कर लूँगा। एग्ज़ाम में सिर्फ जॉब से, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको अपने आप को टाइम बाउंड करना पड़ेगा। प्लस अब कितना टाइम लगता है, तो जैसे मैं अगर बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग के एग्जाम्स मैम सिलेबस कम होता है, यू जस्ट नीड स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इट टेक्स अराउंड 8 to 10 मंथ्स। आइडियल टाइम ये लगता है कि 8 से 10 या फिर 1 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए बैंकिंग एग्जाम में। एसएससी में थोड़ा सा मैं बोलूँगा सिलेबस बढ़ जाता है, मैथ्स फैस का थोड़ा सा बढ़ता है, इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर आती है और उसका प्रोसेस भी इतना लंबा होता है कि वहाँ पे टाइम स्ट्रेच हो जाता है, वरना तो एसएससी में भी 1 से 1.5 साल ही आपको लगता है। तो बेसिकली अगर पूरी मैं तैयारी की बात करूँ तो आप ये कोशिश करो कि आपका 1.5 से 2 साल में पूरा हो जाए क्लियर। और अगर नहीं निकल रहा है तो प्लीज़ एनालाइज योरसेल्फ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, उन गलतियों को रेक्टिफाई करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर यू कैन गो, आप छोड़ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आप ये दो कि मुझे इतने टाइम में निकालना है। टाइम स्लॉट आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स बहुत एक तरह से वो भी हो जाता है कि यार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एक माइंड में होता है कि हम पढ़ रहे हैं तो 2 साल तो लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, तो वो ना आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर देता है। आपको लगता है कि इतना टाइम तो लगता है, एवरेज हो ही जाता है। तो आप सोचो, अपने आप को टाइम दो कि यार मुझे इतने टाइम पे, जैसे आपने बोला कि मैंने सोच लिया था 1 साल में मुझे सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो वो माइंड में होता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा 1 साल का टाइम कम होते जा रहा है। गाइस, आप अपने आप को टाइम दीजिए, बताएं कि मुझे इतने टाइम तक कवर करना है सब कुछ एंड मुझे बेस्ट देना, 100% देना अपना, ताकि आप एग्जाम को सही टाइम पे क्वालिफाई कर ले। ये नहीं क्योंकि जितना हम अटेम्प्ट्स देते रहते हैं, मुझे लगता है हमारा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। मोटिवेशन डाउन होता है, प्लस जो आपने ये बात बोली थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफिशिएंसी डाउन होती है। आप जब फर्स्ट एग्जाम दोगे तो आप बहुत फुल एंथुसियाज्म दोगे, आपका नहीं निकलेगा, आप दूसरा दोगे थोड़ा सा डाउन हो जाओगे। ऐसे करते करते सोचो, आप मान लिया आपने 5 से 7 एग्जाम दे दिए तो आप एकदम टोटली शैटर्ड हो जाओगे कि जो है यार मुझसे एग्जाम निकलता ही नहीं है, और फिर वो जो एंथुसियाज्म स्टार्टिंग वाला था ना, वो एकदम खत्म हो जाता है। इसीलिए कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके उतना एग्जाम को आप क्रैक करो फुल एंथुसियाज्म से। तो गाइस, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो विजय ने बताए हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, यही हमारी जर्नी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, हमारी प्रिपरेशन जर्नी में। तो आपको इनको थोड़ा सा सीरियसली अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको आपका सही ट्रैक मिलेगा और जल्दी आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। हमने सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, तो मगर बैंकिंग के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव भी एक टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को करना होता है, वो टाइपिंग होता है। तो ये दोनों चीज़ों को, एक तो डिस्क्रिप्टिव, ऊपर से टाइपिंग, तो उसको कैसे किया जाए। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, इनको तो इंग्लिश, क्योंकि एसएससी में आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता, तो उसको कैसे कर सकते हैं? ये ठीक है मैम, ये बात सही है। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वाला एक पोर्शन ऐसा है जिसमें इट रियली मतलब प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए, इसको टैकल करने के ना भाई अपने तरीके हैं कि देखो डिस्क्रिप्टिव में आता क्या है। डिस्क्रिप्टिव में आता है आपका एसे और लेटर। एसी की तैयारी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी एक दिन करते हैं, एसी की तैयारी हमारी ओवर द टाइम हो रही होती है। अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसमें आपको व्यूज़ मिलते हैं, आप चीज़ों को पढ़ते हो तो वहीं से एसीज बनते हैं। फॉर्डर पॉइंट कहाँ से आते हैं? वहीं से आते हैं कि अच्छा आपने पढ़ा था कि इंडिया चाइना वाले इशू में ये बात होती है, ये बात होती है। तो अगर वही 4-5 बातें आपको पता है, आपने फार्म बिल्स पढ़े हैं, तो अगर आपको तीनों पॉइंट पता है तो आप थोड़ी बहुत घुमा फिरा के चीज़ों को लिख लोगे, 200 वर्ड्स कंप्लीट कर लोगे। तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप करंट इश्यूज से एकदम अवेयर रहो, फार्म लॉस क्या है, इंडिया चाइना इशू क्या है, जो भी चल रहा है उससे आप अवेयर रहो। दूसरा होता है प्रैक्टिस, कि जैसे मैंने बोला उसमें टाइपिंग करनी होती है। तो ये इट रियली, जैसे मान लो कि अगर आपने लैपटॉप पे कभी काम नहीं किया है तो दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा, जैसे मान लो जब भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे अभी मेंस आपका आने वाला है
और मीन्स के बाद मीन्स में फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये जो 15-20 दिन है, अगर आपके आसपास कहीं भी आपको पीसी पे भी टाइपिंग वाला एक सॉफ्टवेयर आता है, उस पर कर सकते हो, सॉरी मतलब मोबाइल पे। बाकी पीसी आपके पास है तो कीबोर्ड पे कर लो, वरना साइबर कैफ़े पे जाके 5 रुपये देके आधा घंटा वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस करो। इसमें मुझसे बच्चे और लोग पूछते हैं कि क्या सर हमको 10 फास्ट फिंगर रूल आना चाहिए क्या? वो मुझे भी नहीं पता कौन सा रूल है वो वाला जो होता है। तो वो आपको नहीं, आपको टाइपिस्ट नहीं बनना है, आपको जाके ऑफिसर बनना है वहाँ पे। आपको वो वाला एकदम एग्जैक्टली नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप हाफ एन आवर में 200 वर्ड उसमें और 100 वर्ड उसमें टाइप कर लो। राइट, वो तो स्टूडेंट्स आजकल मुझे लगता है फ़ोन से आप लोग इतना देर चैटिंग करते हो तो वहाँ पे तो हो ही जाएगा। और उसमें जो एक चीज़ और आती है लेटर वाला, तो लेटर वाले के लिए एस करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप फॉर्मेट याद रखो। आप अगर ये याद रखोगे, सेंडर से एड्रेस, रिसीवर से एड्रेस, यहाँ मुझे डेट लिखनी है, बॉडी और कंक्लूजन, और ये फिर क्या बोलते हैं वार्म रिगार्ड्स, थैंक यू। तो अगर आपका फॉर्मेट दिमाग में रहेगा तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, कंटेंट लिखना होगा जो कि उसमें दिया होता है। तो उसको फास्ट करने की कोशिश करनी। तो मींस डिस्क्रिप्टिव इज नॉट दैट इशू। आप अगर थोड़ा सा उसमें मेहनत कर लेंगे, थोड़ा उसमें एफर्ट चाहिए होता है, बट उससे आपका हो सकता है। तो हमने ऑलमोस्ट प्रिपरेशंस कर ली है, मतलब अभी हमने प्री। अच्छा विजय, इतना बताएं कि प्री और मेंस में कितना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ऐसे बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। प्री से सीधा मेंस में बहुत 20 दिन 25 दिन एक महीना। तो कैसे इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्री की अलग है या मेंस की अलग है, या फिर? ओके, सो मैम जैसा आपने बोला कि प्री मेंस के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचता है। इसके लिए ना बहुत सिंपल सी चीज़ है कि होता क्या है कि मेंस की तैयारी आपको प्री के साथ साथ करनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम होता है, नॉट लाइक एसएससी वहाँ पे 3-4 महीना मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले से तैयारी करनी होती है। सब्जेक्ट्स आर सिमिलर दो, क्योंकि आप मैथ्स लो चाहे इंग्लिश चाहे रीजनिंग, सब्जेक्ट्स वैसे ही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि मेंस की तैयारी जब आप प्री कर रहे हो उसी समय करते रहो। हफ्ते में एक बार, हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार मेंस का भी मॉक लगाओ, क्योंकि टू सी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और रही बात उसमें जीके जो एक्स्ट्रा आता है, तो जीके आप ओवर द टाइम करते हो, क्योंकि बैंकिंग में जो जीके होती है लगभग 4 से 6 महीने की आती है, तो आपको 2 या 3 महीने लेके उसको करना होता है ओवर द टाइम। तो आपको साथ ही में करना है। मेंस में जब वो 1 महीने स्लॉट मिलता है, उसमें स्पीड पे काम करना है और डिस्क्रिप्टिव पे काम करना है। ओके, तो गाइस आप मेंस को ऐसा ना सोचे कि आप बाद में करेंगे, आप उसको साथ में लेके चले, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन करें तो प्री आपका इवेंचुअली क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो बैंकिंग में हमारे पहले प्री, फिर उसके बाद मेंस बहुत कम टाइम पे होता है, फिर उसी के साथ डिस्क्रिप्टिव हो जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट? एंड देन वी हैव इंटरव्यू। तो एसबीआई में पहले जीडीबी होता था, अब तो नहीं हो रहा, अभी कोविड चक्कर में, कोविड की वजह से तो नहीं हो रहा। तो इंटरव्यू की कैसे, क्योंकि इंटरव्यू मुझे लगता है स्टूडेंट्स कितना भी इंटेलिजेंट हो सब डर जाते हैं, मतलब एक दिमाग में होता है कि यार इंटरव्यू फेस करना, एंड दिस इज लाइक जॉब का सवाल है, वो भी गवर्नमेंट जॉब का, बैंक का सवाल है। सिंपल सी बात। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने और कैसे करना चाहिए, एंड क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए? ओके, देखिए इंटरव्यू का सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब आप इंटरव्यू में, देखिए 2 बातें होती हैं। या तो वो आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, मतलब पर्सनालिटी का मतलब ऐसा नहीं कि आप कैसे दिखते हो, इट्स कि हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव, और कितना आप नर्वस फील कर रहे हो, और आप उस सिचुएशन में भी आप आंसर कैसे कर रहे हो। क्योंकि मैम बेसिकली जस्ट वांट टू चेक कि जब आप बैंक में काम करते हो ना, आपके ऊपर 10 कस्टमर से लाइन लगा खड़े होंगे, आप उनको हैंडल कैसे करते हो। ये नहीं कि आपने किसी पे चिल्ला दिया, किसी को डांट दिया, किसी काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका काम उनका काम करना। तो उनको आप कैसे मैनेज करते हो ओवर सिचुएशंस में भी, क्योंकि वो आपके पास क्वेश्चन थ्रो करेंगे, इधर से फेंकेंगे, उधर 5 लोग बैठे होते हैं, कोई उधर पूछेगा, कोई मैम कुछ पूछ रही है, लेकिन आपको वहाँ पे सिर्फ अपना कामनेस रखना है और कंपोज रखना है कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे आंसर करो, सब कुछ का आंसर करो। जो आंसर आपको नहीं आता उसका आंसर आप मत दो। और रही बात जो नॉलेज वाली मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो आप ओवर द टाइम अच्छा खासा पढ़ लेते हो, और उसके बाद भी आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है पढ़ने का। तो आप उसमें अपनी जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी कर लो। और रही बात ये जो एचआर वाले क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ देखते हो अपने आप को, कैसे हो, कि वो सब सारी चीज़ें, उनको जो है आप नेट से कहीं से पढ़ सकते हो। मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस बनाए, आप वहाँ से भी देख सकते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आप वहाँ से तैयारी कर लो और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप एकदम कॉन्फिडेंट वे में जाओ, और वहाँ पे उनके सामने से आपको हम्बल बनना है। कई बार मान लो क्या होता है ना कि लोग कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे वो नहीं आता। तो आपको थोड़ा हम्बल बनना है, क्योंकि उनको चाहिए ऑफिसर ना जो हम्बल हो, जो डिसिप्लिन्ड हो। राइट, बिकॉज़ पब्लिक डीलिंग करनी, यू हैव टू बी हम्बल एंड, हाँ, वरना तो कस्टमर ऐसे हम आते हैं ना, क्या बताऊँ कई बार तो आपको बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन आपको वहाँ पे काम रखना होता है। ओके, तो आपका कैसा अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने लगे? और
एक ये ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका ये सारा प्रोसेस हो गया है बैंक, मतलब आपने पूरे एग्जाम्स दे दिए, तो हर स्टूडेंट ने काफ़ी सारे ड्रीम्स देखे होते हैं कि मैं ये ना एग्ज़ाम के बाद ये करूँगा, एग्ज़ाम के बाद, तो आपकी भी कोई बकेट लिस्ट थी, आपने उसको फुलफिल करी, और क्या जो आपने सोचा था कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी कैसी है, आपने जो उसके पहले ड्रीम्स देखे थे? मैम देखिए, सबसे मेन चीज़ देखिए, बकेट लिस्ट हम सबकी होती है, आपकी भी है, मेरी भी, हम सबकी होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है बेसिकली पैसों की, जो कि फैक्ट है, क्योंकि हमारे पास सारे टाइम उतने पैसे नहीं होते कि हम कहीं पे अपने जा पाएँ, घूम पाएँ, अच्छी जगह जाके खाएँ, घूमें फिरें। लेकिन जॉब के बाद क्या होता है कि आपके पास अकाउंट में पैसे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप कहीं भी आप मन कर सकते हैं, आप छुट्टी लेके जा सकते हो, आप घूम सकते हो, तो थोड़ा सा चीज़ें इंप्रूव तो होती हैं। आपको अपने लाइफ में प्रेशर थोड़ा कम फील होता है कि हाँ अभी जिस फेज़ में थे वहाँ पढ़े जा रहे थे, दिन में कुछ और दिखता ही नहीं था, सुबह उठ के द हिंदू, शाम को जो है वो कैप, सिर्फ यही चलता था आपके दिमाग में। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर क्या होता है, जब आप जॉब में आते हो तो हाँ यू गेट अ टाइम, आप छुट्टी ले सकते हो, आप घूम सकते हो मसूरी, पहाड़ों पे, बीचेस पे, जहाँ जाना है। एंड मैंने भी कुछ, मेरी भी चीज़ें थी, मैंने भी घूमा है, मैंने भी दिखाया आप लोग को, सब कुछ किया है। तो होते हैं सपने पूरे होते हैं, जो कहावत है वो होता है। ग्रेट ग्रेट। तो एक ये भी क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, जैसे आपकी तो शॉर्ट जर्नी थी, इतनी ज़्यादा आपने कहा कि 1 ईयर में आपकी प्रिपरेशन हो गई थी, जैसे अगर हाँ 1.5, बट कई बार क्या होता है कि नहीं होता एग्जाम क्वालिफाई, कई स्टूडेंट प्री में रह जाते हैं, कभी मेंस में रह जाते हैं, तो उस प्रेशर को या फिर उस फेलियर्स को, उसको कैसे डील करें वापस स्टडी में मोटिवेटेड? ये क्वेश्चन स्टूडेंट का बहुत रहता है कि मैम मोटिवेटेड कैसे रहे, तो ये मोटिवेटेड कैसे रहे, आप कैसे रहे और कैसे रहना चाहिए स्टूडेंट को? मैम देखिए, आप लोग को मैं बताता हूँ, जैसे हमारी पूरी प्रिपरेशन में जो एक लाइन या फिर एक चीज़ जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ को। मुझे पता था कि घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आज मैं उन लोगों से घर लेने का सोच रहा हूँ, सब कुछ प्लान कर रहा हूँ। एक टाइम था कि मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। तो आपका ये फंडा हमेशा क्लियर होना चाहिए कि वाई, आप क्यों करना चाह रहे हो ये सारी चीज़ें, अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाह रहे हो, आपकी एज हो गई है, आपकी छोटी बहन है, छोटा भाई है, जो भी है, क्योंकि आप जब बैंक में आओगे, फिर आप किसी भी जॉब में जाओगे, आपके पास एक स्टेबल जॉब होती है, आप 60-70 हज़ार रुपये वहाँ पे कमा रहे होते हो, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हो। इसलिए हमेशा अपना आपको वाई क्लियर रखना है कि क्यों करना है। और रही बात, जैसे मैं आप बता रहे थे कि छोटे मोटे आपका मान लो कभी प्री नहीं निकला, फेलियर्स आएंगे, तो जब भी फेलियर्स आए ना, तो अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना, अगर आपने किया है तो अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना। जब कोरोना में मैम ये मेरा सिचुएशन हुआ था, तो मुझे ये पता था कि मैंने 1 साल तो पढ़ा है, मुझे बस थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करना है, मैं 1 साल करके और निकाल दूंगा। तो 1.5 साल में मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए क्योंकि मैंने जो 1 साल की पढ़ाई थी उसमें मैंने समझ लो चेरी ऑन द केक कर दिया, कि मतलब उसको और अच्छा कर दिया बस। तो इसलिए अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना, अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो फेलियर से डरना मत कभी, ठीक है। तो आपसे ये सारी बातें जान के बहुत अच्छा लगा, एंड ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। प्रिपरेशन जर्नी हमने कवर की है, मॉक टेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स के एक क्वेश्चंस होते हैं हर टॉपर से, वो हमने आपको, विजय ने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो गाइस, मेरी ये सजेशन रहेगी आपको कि आप उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम सुन तो बहुत कुछ लेते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है जो स्टूडेंट्स को फेस करते ही होंगे। तो डू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स जो आप अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से, टॉपर्स से सीखते हैं। तो ये तो हमने बहुत सारी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप वो सारे मन के जितनी भी क्वेरीज थी, क्यूरियसिटी थी, सारी शांत हो गई होगी। एंड आपकी जर्नी जान के भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने काफ़ी सीरियस टॉपिक डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा फन पार्ट आपके बारे में जानेंगे, कुछ छोटा सा रैपिड फायर है। तो रैपिड फायर तो आपको बहुत क्विक आंसर देना है, वन लाइनर्स जो हम कहते हैं, ठीक है। Okay, what movie has everyone else seen but you haven't? 7. Okay, nice movie, but you should see that. I have seen that. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? I can do anything. I can both, so I can go anywhere. But obviously, I would like to stay with my parents also. Okay, great. So I would try कि उनके साथ रहूँ. Okay, what is the most important object you own? Important. There's a bracelet जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था बचपन में, मतलब एक्चुअली मैं छोटा था उस समय, तो मुझे पता भी नहीं था कब लाई थी वो, लेकिन मेरे पास अभी तक है वो, तो मेरे पास पड़ा रहता है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे बैग में रहता है हमेशा। अरे वाह, नाइस। Okay, when things break, do you prefer to fix them or replace them? Okay, I'll try to replace them first.
Okay, ठीक है. What is something you learned in this year? What you learned? This year I have learned a lot about life because अभी मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा हूँ. Okay. तो क्योंकि जब आप जॉब्स के फेज में आते हो तो फिर यू स्टार्टेड थिंकिंग आगे का इन्वेस्टमेंट्स. आई लर्न अबाउट लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से कैसे करते हैं. Okay. एंड इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ. Great. Being in a banking field, तो इन्वेस्टमेंट तो आपका होना ही चाहिए. Okay. Is there an app that you hate but you use anyways? इंस्टाग्राम. Instagram, I think it's an addiction. हाँ. हो जाता है वो. आपको जो रील स्वाइप करने की जो आदत लगती है, आपको पता नहीं चलता कि कितना टाइम चला घंटे गया. बीत गया पता नहीं चलता. ओ माय गॉड, 1 घंटे फिर लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. मैं भी कभी सोचती हूँ मैं कल से बिल्कुल रील्स नहीं ओपन करूंगी, बट इवेंचुअली लैंड अप हो ही जाती हूँ वहाँ पे. ओके. व्हाट इज द वन फूड दैट यू वुड नेवर गिव अप? मशरूम. Okay. What job would you be absolutely horrible at? इंजीनियर. Okay. So, okay, last question for you. Okay, what are you looking forward to be in the next 10 years? ओके. इसमें ऐसा है कि मैं कुछ एक चीज़ नहीं देखता, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब हूँ तो लाइफ में पैसे के साथ साथ हैप्पीनेस और वो भी हो कि हाँ शांति भी है. ऐसा कोई काम ना हो कि जो है तुम परेशान हो कि किए जा रहे हैं. बिकॉज वो भी उतना ही मैटर करता है जितना पैसा मैटर करता है. तो पीस ऑफ माइंड विथ मनी, दोनों. एग्जैक्टली. ओके. सो दिस वाज नाइस विजय. आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए रैपिड फायर में भी, और पूरे इस आपने काफ़ी बहुत अच्छी बातें बताई हैं स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में. एंड रैपिड फायर तो आपका नो डाउट बहुत अच्छा. तो कुछ क्वेश्चन आपने स्किप किए, बट थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन. दिस इज अ बिग हैम्पर from an academy, and I hope you like it. Thank you so much. And all the best for your upcoming adventures and success. And I wish हम आपको और successful आपके adventures में ज़रूर invite करेंगे CTWT में. Thank you so much, ma'am. This was really amazing session. I just want this. We have a ritual on our CTWT to tag a topper, like tag your friend जिसको आप इस channel में देखना चाहते हैं कि वो भी अपनी amazing journey जो है share करे और students इनसे थोड़ा inspire हुए. तो anyone you want to tag? मैं एक मेरा फ्रेंड है, वो भी अभी SBI में है और उसने भी SBI PO टॉप किया था. आई वुड लाइक टू मतलब मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए. एंड हिज नेम इज़ हिमांशु शर्मा. अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे आना. एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप उनको बुलाएं. ही इज़ ऑल्सो ग्रेट स्टूडेंट. उसने भी बहुत सारे फेलियर्स कैट वैट सब कुछ करके फिर SBI और मल्टीपल एग्जाम निकाले हैं. Okay. सो इट विल बी गुड अगर वो आएगा. सो ग्रेट. तो आई होप हिमांशु जी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखेंगे, मिलेंगे और आपकी जर्नी भी जानेंगे, और जिससे स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिले. तो बहुत अच्छा सेशन था, बट एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी वजह आपसे कि स्टूडेंट्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो उनके लिए लाइक मैसेज फ्रॉम अ टॉपर या आपके एक बड़े भाई की तरह, तो आप क्या उनको एक सजेशन या मैसेज देना? ठीक है. तो जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, मैं आप लोग से एक ही बात बोलूँगा. मैंने बीच में भी ये बात बोली थी कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. आपने जो भी हार्ड वर्क किया है इट विल ऑलवेज पे ऑफ. और दूसरा कि हमेशा डेडिकेटेड होके, डिसिप्लिन्ड होके, और एक होता ना कि स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, मामा मेंटालिटी से तैयारी करो कि जब आप प्रिपरेशन फेज़ में हो उस टाइम पे आपको ढीला नहीं पड़ना. कि अगर आप 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हो तो 8 घंटे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, ना कि बैठ के वहाँ पे बिग बॉस या फिर कुछ और यूट्यूब पे देख रहे हो. ठीक है. तो जस्ट बी क्लियर विद योरसेल्फ. जब आप तैयारी कर रहे हो उस समय एकदम डेडिकेटेड रहो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. So thank you so much Vijay again for the lovely session. And how was your experience on this? मैम इट हैज़ बीन गुड सो फार, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीकेंड गया. मैं कल से आया हूँ. कल आया था मैं यहाँ पे दिल्ली में, फिर आज ये इंटरव्यू हो रहा है. और अभी तक सब कुछ अच्छा ही लग रहा है. अच्छे लोग हैं, बात करने में भी ठीक लग रहा है. तो इट्स ग्रेट कि आपने मतलब यहाँ पे मैं बैठ के अपने बारे में कुछ आप लोग को बता पा रहा हूँ. और ऑब्वियसली आप ग्रेट पीपल से मिलते हो लाइक यू. आपका मैंने वीडियोस देखे हैं, पढ़ाई की आपसे, और भी जितने लोग हैं सबसे. तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन. So guys, this was the session with Vijay Kumar who qualified a lot of exams this year, and all the best आप सबको भी अपनी ड्रीम जॉब्स के लिए. आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा एंड काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा. थैंक यू सो मच विजय फॉर योर टाइम. एंड गाइस आपके लिए हम और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे जहाँ पे हम आपको इंस्पायर करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे आपकी अपकमिंग जर्नी के लिए. थैंक यू सो मच गाइस. लेट्स क्रैक इट.